दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे डीलिमिटेशन यानी परिसीमन विधेयक पर जारी सहमत के राजनीतिक खेल की। नरेंद्र मोदी सरकार को 12 साल के शासनकाल में संसद में पहली बार इसी साल अप्रैल में मात खानी पड़ी, जब परिसीमन विधेयक लोकसभा में 54 वोटों से गिर गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 सीटों पर सिमटकर बहुमत के लिए भी टीडीपी और जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर सरकार की वह पराजय अप्रत्याशित नहीं थी। उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की संख्या उस आंकड़े से बहुत पीछे थी। कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों को लगता है कि राज्यसभा में बिना बहुमत ही पिछले कार्यकाल में धारा 370 और 3 तलाक सरीखे विधेयक पारित करा लेने वाली मोदी सरकार ने अति आत्मविश्वास में वह जोखिम उठाया। पर मेरा मानना है कि पूरे राजनीतिक गुणाभाग के बाद वह सुनियोजित दांव चला गया था। अतीत की तरह बहुमत के जुगाड़ से वह संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता तो मोदी सरकार और बीजेपी निश्चय ही खुद को महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की चैंपियन के रूप में पेश करती। हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम बताते हैं कि वैसा न हो पाने पर भी बीजेपी विपक्ष को महिला आरक्षण विरोधी के रूप में पेश करने में तो सफल हो ही गई। बेशक पहले ही पारित हो चुके महिला आरक्षण विधेयक से परिसीमन विधेयक का सीधा संबंध बहस का विषय है, पर उससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने में विलंब तो हो ही सकता है। इसी आधार पर बीजेपी ने चुनाव प्रचार में विपक्ष को खलनायक की तरह पेश किया। विफल प्रयास का भी मीठा चुनावी फल मिलने के बाद तो यह स्वाभाविक ही है मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक पारित करवाने की फिर कोशिश करे। उसकी तैयारी दिख भी रही है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद सरकार का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी अपनी मुखर विरोधी ममता बनर्जी से सत्ता ही छीनने में सफल हो गई, जबकि तमिलनाडु में भी एक और आक्रामक विरोधी के स्टालिन को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। बेशक तमिलनाडु में सत्ता अभिनेता से नेता बने विजय को मिली, लेकिन पस्तहाल स्टालिन का डीएमके अब वैसा धुर भाजपा विरोधी नहीं रहा। आखिर बीजेपी से दोस्ती वाले एआईडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने की नाकाम कोशिश डीएमके ने की ही थी। ममता बनर्जी की टीएमसी के 20 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों की बगावत से बढ़े एनडीए की संख्या गणित से उत्साहित बीजेपी को उम्मीद है कि 22 सांसदों वाला डीएमके परिसीमन विधेयक का समर्थन नहीं तो कम से कम उस पर मतदान से अनुपस्थित होकर अप्रत्यक्ष मदद तो कर ही देगा। हालांकि परंपरागत परिसीमन के विरोध में दक्षिण भारतीय राज्यों को गोलबंद करने वाले स्टालिन को उसके लिए राजनीतिक साहस दिखाना होगा, पर हमारे राजनेता सुविधानुसार सिद्धांत बदलने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे मौकों पर हमारे माननीयों की अंतरात्मा भी जाग ही जाती है। फिर मोदी सरकार तो दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें घटने की आशंका का निवारण करते हुए सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% की वृद्धि का फार्मूला भी सुझा चुकी है। ध्यान रहे कि अतीत में परिसीमन का आधार जनसंख्या रही है। जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों को लगता है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले उत्तर भारतीय राज्यों में लोकसभा की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, जिससे उनका राष्ट्रीय राजनीति में दबदबा भी और बढ़ जाएगा। बेशक 50% वृद्धि से भी ज्यादा सीटों वाले राज्यों में ही ज्यादा वृद्धि होगी, लेकिन वह वृद्धि सभी राज्यों में समान अनुपात में होगी। इसलिए किसी को विशेष लाभ हानि का सवाल ही नहीं होता। वर्तमान अनुपात और संतुलन ही बरकरार रहेगा। संसद के बजट सत्र में भी परिसीमन विधेयक पर लोकसभा में
वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 50% वृद्धि के फार्मूले का सुझाव दिया था, लेकिन तब वह उस विधेयक का हिस्सा नहीं था। अमित शाह ने कहा था कि अगर सदन की कार्यवाही स्थगित कर उन्हें 1 घंटे का समय दे दिया जाए तो 50% वृद्धि की बात विधेयक में शामिल की जा सकती है, पर वैसा हो नहीं पाया। अगर सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% वृद्धि के फार्मूले के साथ मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक पुनः पेश करती है तो स्वाभाविक ही विपक्ष के पास विरोध का पिछली बार जैसा तार्किक आधार नहीं रहेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की प्रतिक्रियाएं भी यही संकेत दे रही हैं। मोदी सरकार को लगता है कि 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी भी इसी आधार पर अपना रुख नरम कर सकती है। परिसीमन विधेयक के लिए येन केन प्रकार में 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटाने पर आमा था। बीजेपी के आक्रामक तेवरों से आशंकित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को आगाह करते हुए उन्हें अप्रैल की प्रतिबद्धता भी याद दिलाई है। बेशक लोकसभा राज्यसभा में एनडीए अभी भी 2/3 बहुमत से दूर है, लेकिन उस दिशा में तय कर लिए गए सफर के मद्देनजर शेष दूरी असंभव फासला हरगिज नहीं है। बाकी बचा फासला कुछ दलों की मतदान से दूरी के सहारे भी तय किया जा सकता है। तब क्या कांग्रेस और उससे सहमत दलों को भी परिसीमन के मुद्दे के महत्व के मद्देनजर अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि आपातकाल के दौरान 1976 से ही रुका हुआ परिसीमन एक संवैधानिक अनिवार्यता है और जवाबदेह जीवंत संसदीय लोकतंत्र की व्यावहारिक जरूरत भी। हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली में जिम्मेदारी और जवाबदेही के अभाव पर निरंतर उठते सवालों के बावजूद यह तो सच है कि मतदाताओं की संख्या में कई गुणा वृद्धि से निर्वाचन क्षेत्र नए सिरे से परिसीमन की मांग करते हैं। पुरुष सांसदों की सीट संख्या को छेड़े बिना ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंशा से प्रेरित इस परिसीमन विधेयक से लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी तो मतदाताओं की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्रों का आकार भी घटेगा ही। 543 सीटों का आंकड़ा 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि अब 2026 चल रहा है। यह भी कि विरोध के तमाम तर्कों के बीच भी विपक्ष परिसीमन का कोई बेहतर फार्मूला नहीं सुझा पाया है। इसलिए महज विरोध के लिए विरोध करने की मानसिकता से उबरकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपनी परिपक्वता का संदेश देना चाहिए। और राजनीति चुनावी हार जीत के अलावा जन धारणा में हार जीत का खेल भी है। इसलिए सिर्फ विपक्ष से बढ़पन की उम्मीद अनुचित होगी। संसद के पिछले सत्र में परिसीमन विधेयक पारित होने पर विपक्ष को श्रेय देने की पेशकश करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बड़ा दिल दिखाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाकर परिसीमन विधेयक पर राजनीतिक सहमति बनाने की पहल करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।